श्रोताओं नमस्कार। आज 1 दिसंबर है। आज वैश्विक स्तर पर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य विश्व भर में एड्स के लिए जागरूकता पैदा करना और जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित हैं उनके लिए सहायता मुहैया कराना। साथ ही 1 दिसंबर का दिन एड्स की जागरूकता के लिए खास होता है क्योंकि यह एक वैश्विक बीमारी है जिससे हर साल कई लोगों की जानें जाती हैं। तो श्रोताओं, आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एड्स के बारे में जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और साथ ही एआरटी सेंटर के नोडल अधिकारी डॉक्टर आर.एल. खरे जी को। डॉक्टर आर.एल. खरे जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो खरे जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो एड्स होता है, HIV एड्स हम एक साथ कहते हैं, तो HIV क्या है और एड्स क्या है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। HIV और एड्स जन सामान्य में ये एक धारणा है कि HIV और एड्स इसका मतलब एक ही होता है, लेकिन HIV उस वायरस का नाम है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जी। और एड्स उस बीमारी, उस रोगाणु या वायरस से लगने वाला जो रोग है जिसको हम HIV पॉजिटिव स्टेटस बोलते हैं या HIV बीमारी बोलते हैं, उसकी एक जो आखिरी अवस्था उसको हम एड्स बोलते हैं जी। तो HIV पॉजिटिव होने का कि ये मतलब नहीं है कि हम एड्स में पहुंच गए हैं। अगर हम जो सरकारों द्वारा प्रयास चल रहा है, भारत सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिला स्तरों पर, मेडिकल कॉलेज स्तर पर जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, अगर हम उनका उपयोग अच्छे से करते हैं तो यह इस बीमारी का हम रोकथाम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो डॉक्टर खरे जी, जब हम बात करते हैं HIV एड्स की, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू होता है, सबसे ज़्यादा व्यक्ति जानना चाहते हैं कि HIV एड्स फैलने के क्या कारण हो सकते हैं और इन कारणों से कैसे बचा जा सकता है? HIV एड्स के फैलने के 4 मुख्य कारण होते हैं जी। या तो असुरक्षित यौन संपर्क है, या फिर जो भी गर्भवती माता है, अगर संक्रमित माता है, उनसे बच्चों को फैल सकता है। दूषित रक्त है जिसमें HIV का इन्फेक्शन है, उनसे फैल सकता है। या फिर आप HIV जो व्यक्ति है, आप अगर नशा कर रहे हैं, अगर संक्रमित सुइयां हैं, ऐसा नशा करते हैं जो नसों में दवाइयां लगाकर नशा करते हैं, तो वो सामान्यतः एक दूसरे से सिरिंज शेयर करते हैं जी। तो ये 4 मुख्य कारण होते हैं जिनसे HIV फैलता है। और डॉक्टर साहब, हम जैसे अभी हमारे जो अभी वर्तमान समय में हम देखते हैं तो HIV एड्स कैसे होता है इसके बारे में लोग जागरूक हैं, लेकिन HIV एड्स किस माध्यम से नहीं फैल सकता, इसके लिए हमें जागरूक करने की आवश्यकता ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि HIV किन कारणों से और किन माध्यमों से भी नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि जन सामान्य में ये एक बहुत सारी धारणाएं गलत हैं कि अगर आप सलून में जा रहे हैं तो आपको HIV हो सकता है जी। या आप किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं तो आपको हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इन 4 जो मतलब माध्यम हमने बताए, चाहे वो असुरक्षित यौन संपर्क है, चाहे ये रक्त के दूषित रक्त या माँ से बच्चे को या सिरिंज द्वारा, इनके अलावा और कोई तरीका नहीं, ना वो आपके पसीने से फैलता है, ना साथ में केवल आसपास बैठने से, लंबे संपर्क से, केवल अगर वो यौन संपर्क नहीं है और साथ में खाना खाने से, साथ में बात करने से, छींकने से, इन सब से नहीं फैलता है। तो इन सब माध्यमों से ये नहीं फैलता है। ये जागरूकता सही में आज बहुत आवश्यक है कि ताकि हम इन मरीजों का जीवन भी सरल बना पाएँ। तो डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं HIV एड्स की, तो सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि जब किसी व्यक्ति को HIV हो रहा हो तो उसके क्या लक्षण होते हैं? जब वायरस हमारे शरीर में जाता है या जब हमें संक्रमण होता है तो उसमें मुख्यतः 2-3 अवस्थाएं होती हैं, जिससे सबसे पहले शुरुआती 1 से 3 माह तक जिसको हम बोलते हैं कि एक्यूट HIV सिंड्रोम, जिसमें लगभग जो सामान्य जैसे सर्दी खांसी होती है, सामान्य बुखार होता है, थोड़ा बहुत आपको पतले दस्त, हाथ पैर में दर्द, फिर उसके बाद
इन 1 से 3 महीने में हो सकता है आपके शरीर में गठाने या जिसको हम लिम्फेडेनोपैथी बोलते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। ये अवस्था लगभग 1 से 3 माह चलती है। उसके बाद बहुत मात्रा में, बहुत बहुतायत में मरीज के लक्षण जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मरीज की जो खुद की स्वयं की जो प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी है, उसके आधार पर लंबे समय में लक्षण, जिसे हम क्रॉनिक फेज बोलते हैं, जिसमें लगातार लंबा बुखार होना, वजन का कम होना, पतले दस्त लंबे समय तक होना, जिसे हम क्रॉनिक डायरिया बोलते हैं, फिर दूसरे इन्फेक्शन बार बार होना, ये सब की अवस्था लगभग हम बोल सकते हैं 1 वर्ष से लेके अधिकतम 8 से 10 वर्ष के बीच में कहीं पर भी ये अवस्था आपको आ सकती है। तो डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं HIV एड्स, तो इसमें शुरुआती जो सिम्टम आपने बताए, तो HIV एड्स से कोई पर्टिकुलर एक बीमारी से जो होता है व्यक्ति ग्रसित नहीं होता, कारण होता है उसकी जो इम्यूनिटी कम हो जाना। तो ये जो इम्यूनिटी कम होती है तो उसमें जो एक CD4 सेल होते हैं, तो जब वो कम हो जाते हैं तो उसकी जांच और प्रॉपर उसका डायग्नोसिस किस तरह किया जाता है? जी, जब भी अगर इस प्रकार के लक्षण या अगर हमें मरीज में इस प्रकार का कोई रिस्क एक्सपोजर अगर मिलता है, मरीज संक्रमित HIV संक्रमित पाया जाता है, तो उसके बाद जैसे कि सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर भी जो पहला टेस्ट, एक तो सामान्य जो जांचें हैं खून की, रक्त की संबंधित, जैसे CBC, आपकी किडनी लीवर की जांच, उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है वो CD4 की, जैसा आपने बताया। CD4 एक हम ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे रक्त में एक प्रकार की बीमारियों से लड़ने की जो सेल्स होते हैं, या बोलना चाहिए कि हमारे युद्ध के सैनिक हैं हमारे। तो ये जो वायरस है, ये इन सैनिकों पर, जो CD4 सेल्स हैं, उन पर हमला करता है, उन्हें नष्ट करता है। तो इसीलिए HIV संक्रमित व्यक्ति के जो CD4 सेल काउंट हैं वो कम हो जाते हैं, और जैसे जैसे वो CD4 सेल काउंट कम होते जाते हैं, मरीज की जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है वो कम हो जाती है, और जो दूसरे सामान्य संक्रमण हैं उनका गंभीर होना हो जाता है कि वो सामान्य इन्फेक्शन भी बहुत गंभीर हो जाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं शरीर में इम्यूनिटी की, तो जब एक मरीज HIV से ग्रसित हो जाता है तो HIV से एड्स तक पहुंचने में उसे कितना समय लगता है? HIV से एड्स पहुंचने में वैसे तो ये समय परिवर्तित होता है। ऐसा नहीं है कि मरीज अगर संक्रमित हो गया तो वो बिल्कुल 1 या 2 वर्ष में, ये स्थिति लगभग एवरेज अगर हम लेंगे 8 से 10 वर्ष लगते हैं, पर ये हर संक्रमित व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती है। तो कोई जिसमें अगर संक्रमण ज़्यादा है और जिनको एक्सपोजर, हाई रिस्क एक्सपोजर हैं, और ये ऐसे व्यक्ति से हुए हैं जिनमें वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, तो उनमें ये अवस्था पहले भी आ सकती है, और उनकी स्वयं की जो इम्यूनिटी है या जो बीमारी से लड़ने की क्षमता पर निर्भर करता है कि ये जो अवस्था कब आएगी। तो ये अवस्था निश्चित नहीं है कि 1 साल या 2 साल या 5 साल में आएगी, लेकिन अधिकतम 10 वर्ष के अंदर आप कभी भी एड्स की अवस्था में पहुंच सकते हैं अगर आप नियमित इलाज नहीं लेते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया वायरल लोड, तो ये इस टर्म का क्या अर्थ होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई HIV एड्स का पीड़ित जो मरीज होता है, वो जब हॉस्पिटल जाता है फॉलो अप ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहले उसका वायरल लोड चेक किया जाता है। तो ये क्या होता है? जी, जैसे कि अब आजकल सभी बहुत जन सामान्य में जागरूकता है कि कुछ भी वायरस के लिए हम उस वायरस को शरीर के या हमारे जो रक्त में है वो उसको नापते हैं। सेम ऐसा ही HIV संक्रमित व्यक्तियों के खून में हम वायरस का स्तर नापते हैं, जिसे हम HIV वायरल लोड बोलते हैं, जिसकी मशीन लगभग मेडिकल कॉलेज स्तर पर उपलब्ध है, और जो जांच है वो भी मुफ्त में की जाती है। तो ये वायरल लोड क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम चलता है उसमें हम मरीज को दवा स्टार्ट करके या चालू करके जब उनका इलाज लगभग 1 वर्ष होने को आता है, उस समय हम ये वायरल लोड की जांच करते हैं। निजी स्तर पर दवाई चालू करने के पहले भी की जा सकती है, लेकिन ये वायरल लोड से हमें पता चलता कि हमारे रक्त में वायरस की मात्रा या क्वांटिटी कितनी है, और ये बताता है, और ये आगे जो आने वाला जो इलाज है वो कितना कारगर हो रहा है, वो सफल हो रहा है कि नहीं, उसकी स्थिति हमें
पता चलती है, जिसको हम बोलते हैं कि वायरल लोड सप्रेस्ड है कि नहीं पेशेंट। तो अगले 1 वर्ष में उनका वायरल लोड कितना कम हुआ, क्या वो उस स्तर तक, जिसे हम बोलते हैं कि TND, एक लैब रिपोर्ट आती है जिसमें हम दवाइयों के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हमारा वायरस निम्नतम स्तर तक पहुंच पाए, जैसे हम TND बोलते हैं, टारगेट नॉट डिटेक्टेड। जैसे इसका मतलब कि 0 तो नहीं होती है वायरस की मात्रा, पर हमारी लैब रिपोर्ट में वो नहीं आ रही है। तो वो हमारा बोलना चाहिए ये हमारी टारगेट होता है, या ये हमारी जो दवाइयाँ होती है ये उसका मेन एम होता है हमारा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि HIV एड्स का पेशेंट, तो अब यदि वो एक जीवन शैली में सुधार करे, दवाएं ले, और उन दवाओं के भरोसे अब वो कितने उम्र तक जी सकता है? क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को पता चलता है कि वह HIV से पीड़ित है या संक्रमित है, तो एक नकारात्मकता का भाव उसके मन में आ जाता है कि अब तो मेरी मृत्यु होनी निश्चित है। शासन की योजनाएं कई हैं, दवाइयाँ अच्छी आ गई हैं, तो लोगों के जीवन स्तर में अच्छा बदलाव आया है, लोगों को खाने पीने का स्तर भी ऊंचा हुआ है। तो दवाओं और अच्छे जीवन शैली के भरोसे एक एड्स का मरीज कितने वर्षों तक सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है? हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और चूँकि मैं रायपुर सेंटर, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा HIV सेंटर है, ART+ सेंटर है, तो यहाँ ये लगभग जो सेंटर है मेडिकल कॉलेज रायपुर में 2006 में ओपन हुआ, जिस समय से हमको दवाइयाँ ART जो उपलब्ध होना शुरू हुई 2004 में आई, हमारे पास उपलब्धता 2006 से आई। और उसके बाद आज उस समय के भी हमारे पास ऐसे संक्रमित व्यक्ति हैं, मरीज हैं, जो नियमतः दवाई खाए, जिन्होंने इलाज एकदम डॉक्टरों के बताए हुए चीज़ों का बोलना चाहिए, जो भी इलाज, जो भी उनको क्या बोलना चाहिए, हम बोलते हैं कि सावधानियां बताई, उनका पालन करने पर आज भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे मरीज हैं जो 18 वर्ष बाद भी अपना संयमित जीवन जी रहे हैं, अपना पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और अपनी जॉब या अपनी जो बोलना चाहिए सामाजिक और ये सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और स्वस्थ हैं। तो HIV संक्रमण होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब मेरी जीवन की लीला समाप्त होने वाली है, या बस अब मेरे पास 1 या 2 वर्ष का समय बचा हुआ है। अब शासन और के प्रयास के द्वारा जो भी बेस्ट दवाइयाँ हैं आज की डेट में, जो भी मतलब वर्तमान में जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं विश्व स्तर पर, जो सबसे बेस्ट दवाइयाँ हैं, सबसे बेहतरीन दवाइयाँ हैं, वो सरकारी तंत्र में उपलब्ध हैं, जिसे हम ART सेंटर बोलते हैं। और ये दवाइयाँ मुफ्त में जीवन भर दी जाती है मरीजों को। बस केवल आपको उन दवाइयों का नियमित प्रयोग करना है, और जो चिकित्सक वहाँ उपलब्ध हैं उनके द्वारा बताई गई जो सावधानियाँ उन्हें समय समय पर पूरा करना है। बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, जब हम एड्स की बात कर रहे हैं तो कार्यक्रम में चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि शासन की जो योजनाएं हैं एड्स से संबंधित, जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, तो इसमें जैसे ART सेंटर्स हैं, अपने हमारे NACO हैं, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी क्या भूमिका होती है एड्स के उन्मूलन में? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि NACO और जो राज्य स्तर पर जो संस्थाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ CGSEC है, छत्तीसगढ़ स्टेट कंट्रोल सोसाइटी है, तो ऐसे ही हर प्रदेश स्तर पर एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़ हैं। और NACO जो एक प्रोग्राम है, ये विश्व स्तर पर सबसे सफलतम प्रोग्राम है, सबसे सफलतम जो कि जिन माध्यम में कि जिस लेवल पर जाकर इन्होंने बीमारी का रोकथाम किया है, और आज जो मृत्यु दर है HIV के कारण और संक्रमण दर है, ये भी बहुत लगभग 50% कम हुई है। और जो जागरूकता अभियान इन सालों में NACO और एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जो चलाया गया है, उसके कारण अब मरीज ज़्यादा जागरूक हैं। अगर उन्हें मालूम है कि अगर मुझे कोई हाई रिस्क एक्सपोजर हुआ है, तो स्वयं आके हमारी जो सेंटर हैं, जिनको हम ICTC सेंटर बोलते हैं, उनमें आकर स्वयं जांच करा रहे हैं। और यही सबसे बढ़िया कि NACO और एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा सारी दवाइयाँ, सारी जांच संक्रमित व्यक्ति हैं उनको मुफ्त में जीवन पर्यंत उपलब्ध कराई जाती है। और अगर कोई दूसरा सपोर्ट है, जैसे कि बस से आने जाने के लिए पास के लिए कंसेशन है, अगर आप दूर रहते हैं तो ट्रेन में अगर कंसेशन है, प्लस जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे भी जोड़ने में प्राथमिकता HIV संक्रमित मरीजों को दी जाती है।
तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे HIV एड्स के विषय पर डॉक्टर RL खरे जी से, जो कि मेडिकल कॉलेज रायपुर में प्रोफेसर मेडिसिन के पद पर है। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को HIV एड्स के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम से अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।